रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर का तीसरा लेक्चर है और वो तीसरा लेक्चर ये है रोल ऑफ इंटेलिजेंस क्लास इन द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। आज हम ये इंटेलेक्चुअल क्लास क्या है, व्हाट इज द रोल और वो कैसे बना सकते हैं, कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो इसी के बारे में आज पूरी तरह से अच्छी चर्चा करेंगे। सहकारियों, इसके पहले इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल ये दो अलग अलग टर्म है, दिखने में तो सेम लगती है और माइनर डिफरेंस है। इंटेलेक्चुअल पर्सन और इंटेलिजेंट पर्सन दो अलग अलग तरह के पर्सन है। इंटेलेक्चुअल ये पर्सन ऐसा पर्सन होता है हु कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन एट हाईएस्ट लेवल, सभी तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने पास रख सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन। और इंटेलिजेंट पर्सन वो होता है जो एक कुछ जितना इंफॉर्मेशन मिला है या जिसने ऑब्टेन किया है वो इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लेवल तक अंडरस्टैंड करने की क्षमता रखता है। इंटेलिजेंट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल और डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। मींस अगर हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें पता है लेकिन हम उसे सोचकर उसे अच्छा यूज नहीं कर पाते हैं तो वो पर्सन नहीं कहा जा सकता है, वो पर्सन इंटेलेक्चुअल पर्सन कहा जा सकता है। मींस हमेशा इंटेलिजेंट पर्सन कैन बी इंटेलेक्चुअल पर्सन, लेकिन इंटेलेक्चुअल पर्सन कैन नॉट बी इंटेलिजेंट पर्सन। पहले ये फर्क हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये इंटेलिजेंट मींस अंडरस्टैंडिंग है, वहां मींस हम जो बोलते हैं स्टुपिडिटी की डिफाइन लैक ऑफ मींस थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ड्राइविंग, ये अगर हम अपोज में करते हैं मींस लैक मींस अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू ड्राइव, वो होता है इंटेलिजेंट पर्सन। और इस ऐसे लोगों का क्लास दैट इज इंटेलिजेंट क्लास, दैट इज द इंटेलिजेंट क्लास। तो सहकारियों, इसके ऊपर आज हमें चर्चा करनी है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर्स विजन ऑफ इंटेलिजेंस क्लास फॉर एसटीएम, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। बाबा साहब के विचार ये इंटेलिजेंस क्लास के बारे में क्या थे, उनका क्या विजन था, पहले ये हम जानने की कोशिश करेंगे। द इंटेलेक्चुअल क्लासेस टू whom the mass look for guidance to educate them in the right direction। ये रिप्लाई टू महात्मा गांधी लेटर में इसका जो लास्ट पैराग्राफ है उन्होंने ये सेंटेंस लिखा है। मींस अगर इंटेलेक्चुअल क्लास ऐसा वो क्लास है जिसको बाकी का समाज, बाकी का जो समाज है, बाकी का जो सोसाइटी है, रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, उसकी तरफ एक गाइड की तरह देखता है टू गेट एजुकेशन। क्यों चाहता है एजुकेशन और मींस गाइडेंस इसीलिए टू डायरेक्ट देम, उनको एक अच्छा मार्गदाता यानी कि एक प्रॉपर डायरेक्शन दिखाने का जो काम करता है वो काम ये इंटेलेक्चुअल क्लास करता है। और ये गाइडेंस व्हिच कैन बी सेड टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लाइफ इज नथिंग बट टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इसे हमने कल बहुत गहराई से देखा है, गहराई से समझने की कोशिश की है व्हाट इज एक्सपीरियंस। और ये अगर हम समझते हैं तो हम आगे का इसका स्टेप है टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मींस अगर हम बोलते हैं कि एक गोल्ड का अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं, परीक्षण करते हैं, वो होगा 22-24 कैरेट। उसी तरह अगर हम एक्सपीरियंस को टेस्ट करते हैं, वो अगर जो गाइडेंस हमें मिलता है वो गाइडेंस हम अपनी एक्सपीरियंस में टेस्ट में खरा उतरता है तो ही वो अच्छा गाइडेंस होगा या उसी गाइडेंस का मूल्य अच्छा होगा और उसी के साथ ही एक समाज को एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के बाद, महानायक कांशीराम के बाद, इस पीरियड में जो भी आंबेडकरी मूवमेंट समाज में निर्माण जिन्होंने भी जो लोगों ने मूवमेंट चलाने की कामयाब कोशिश की, कामयाब जो भी है, उन्होंने इंटेलेक्चुअल क्लास के ऊपर उनका ध्यान नहीं गया। सहकारियों, कभी किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं इंटेलेक्चुअल क्लास
हाउ इट कैन बी फॉर्म, इसका रोल क्या है, इसकी बनाने की जरूरत है या नहीं है, ये मैसेज हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने खुद दिया है वो लेटर के लास्ट पैरा में कि इंटेलेक्चुअल क्लास विल बी द एज लाइक मीन्स जो दिशा देता है वो ऐसा who can play an important role in the society, लेकिन इस मैसेज के ऊपर किसी ने गौर नहीं किया। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि we have to explore unexplored Ambedkarism, मीन्स अभी तक जो किसी के समझ में नहीं आया अम्बेडकरवाद उसका शोधन करना। तो इसीलिए ये पीबीएसपी का एक गोल है सहकारियों, टू फॉर्म इंटेलेक्चुअल क्लास। हम दिमन राजा रामानंद सर ने ये थिंकिंग टूल में वो एक टूल लिया था, एम्स ऑब्जेक्ट गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा पीबीएसपी का एम है प्रबुद्ध भारत, डिग्निफाइड सोसाइटी बनाना, अशोका का भारत बनाना, ये और उसके अलग अलग गोल्स है। उसी गोल में से फॉर्मेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास दूसरा गोल हो सकता है। तो अगर वो बनाना ही नहीं है, उसे हमेशा के लिए सस्टेन और मेंटेन करने के लिए हमारी जो भी प्रोविजन है उसे सस्टेन मेंटेन बनाए रखना, वो भी हमारा एक गोल है। वो गोल क्यों है, उसे कैसे पूरा करना है, वो आज पूरी तरह से हम डिस्कस करेंगे। नेवर डाउट दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ थॉटफुल एंड कमिटेड सिटीजन्स कैन चेंज द वर्ल्ड एंड indeed it is the only thing ever has. मार्गारेट मेड एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मार्गारेट मेड, एंड उनका एक बहुत ही पॉपुलर कोट है थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। इसका मतलब यह है सहकारियों कि अगर एक छोटा सा छोटा ग्रुप, दो क्वालिटी वाला समाज का छोटा सा छोटा ग्रुप हैविंग टू क्वालिटीज, कौन सी दो क्वालिटीज, थॉटफुल, एक विचार कौशल में हुनर, जो जिस गट में हो, जिस ग्रुप में हो वो, और पूरी तरह से कमिटेड, ऐसा छोटा से छोटा ग्रुप भी मिस दुनिया को एक मिस चेंज कर सकता है, बदलाव ला सकता है, जो मिस एक वेलफेयर स्टेट बना सकता है। और यही मीन्स अभी तक अगर हम देखेंगे हिस्ट्री में यही सच होते आया है। ये मार्गारेट मेड का बहुत ही पॉपुलर कोट है। और सहकारियों, हम ये दो क्वालिटीज ये पीबीएसपी में, इसीलिए ये कोऑपरेशन मींस कमिटेड मींस थिंकिंग, थॉटफुल थिंकिंग, और ये जो कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन हमें कमिटमेंट की तरफ लेके जाता है। तो ये दो चीजें ये बहुत ही हमारे बड़े मेजर इंस्ट्रूमेंट है, मींस टूल्स है फॉर दिस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। ये पूरा एक सेंटेंस बहुत कुछ बता के जाता है। दूसरा, इंटेलिजेंस क्लास। इंटेलिजेंस इंट्रोडक्टरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे क्या है इंट्रोडक्टरी मींस इंटेलिजेंस क्लास? ग्रुप्स एंड सेट ऑफ पीपल who diverse wisdom and foresight, who apply their intellect and forward looking visions for the purpose of awakening society, that is to form welfare state and enlightened society। सहकारियों, ये समाज का एक ऐसा संच है, लोगों का एक ऐसा समूह है जो लोगों को मिस समाज को एक दिशा देता है विजडम की तरफ जाने का, एक फोरसाइट डेवलप करने की क्षमता रखता है लोगों के अंदर। हु अप्लाई देयर, जो अपना उनका इंटेलेक्ट, एक अपना बुद्धिमत्ता, और जो फॉरवर्ड लुकिंग का जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, जो विजन है, वो यूज करते हैं फॉर अवेकनिंग सोसाइटी, समाज जागृत करने के लिए, समाज नवनिर्माण समाज करने के लिए, या वेलफेयर स्टेट करने के लिए। उस समाज समूह को हम इंटेलिजेंस क्लास कहते हैं। सहकारियों, अगर हम केमिस्ट्री, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री से इसे ध्यान देंगे, सोचेंगे इंटेलिजेंस क्लास, जब केमिस्ट्री में थ्रू आउट होल यूनिवर्स हर रोज टाइम टू टाइम बहुत सारी रिएक्शंस होती है। कुछ रिएक्शन के लिए 1 सेकंड भी लगता है, कुछ लिए मिनट्स, कुछ घंटे में होते, और कोई रिएक्शंस तो ऐसे होते हैं जिनको साल भी लगते हैं। तो ये, और लाइफ इज नथिंग बट मींस केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री के कारण सर्वाइवल होते हैं, और अगर हम केमिस्ट्री के द्वारा इसे देखने की कोशिश करते हैं तो कैटलिस्ट ऐसा एक केमिकल पदार्थ होता है जो
करने के बाद रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है, बढ़ा भी सकते हैं आवाज और कम भी कर आवाज टूट और रही कम भी आ रहा है सर आवाज? जरा साफ। यस सर यस। तो एक केमिकल पदार्थ, एक रासायनिक पदार्थ होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, उसे हम कैटालिस्ट कह सकते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं। कैटालिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेलरेट और वी कैन रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो सोशल एंडोस्मोसिस, हमने ये प्रक्रिया है समाज में होने वाली, ये सोशल एंडोस्मोसिस एक प्रक्रिया है, एक रिएक्शन है। अगर उसका रिएक्शन का रेट हमें बढ़ाना है, हमें जल्दी हमारे एम तक पहुंचना है, गोल तक पहुंचना है, तो हमें ए इंटेलिजेंस क्लास एक कैटालिस्ट के रूप में इसे यूज करना है। मींस इंटेलिजेंस क्लास इज नथिंग बट कैटालिस्ट ऑफ सोशल एंडोस्मोसिस रिएक्शन, सोशल रिएक्शन वी कैन से। तो इतना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इंटेलिजेंस क्लास का इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्लास, ये डेफिनेशन सहकारियों हमारे मार्गदर्शक पीआर सर, इन्होंने बहुत ही प्रयास, डिलिबरेट एफर्ट्स और थॉटफुल पेन के बाद ये डेफिनेशन हमें मिली है, वो उसकी चर्चा हम करेंगे। डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्लास। एंड इंटेलेक्चुअल मीन्स एंड इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट क्लास एक मिनट से An intelligence class means the dignified class which has an ability to drive information, learn from experiences, and also an ability to utilize correctly the thought and reason। सहकारियों, ये डेफिनेशन थोड़ी बड़ी होने के कारण दो पार्ट किए हैं हमने। पार्ट 1 में ए आता है, एक इंटेलिजेंस क्लास वो क्लास है डिग्निफाइड क्लास जो एबिलिटी रखता है ड्राइव इंफॉर्मेशन। ये ड्राइव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि एक जो इंफॉर्मेशन एक प्रसार करते रहना, उसका जो विचारधारा है उसका प्रचार करते रहना टिल इट विल बिकम कॉमन प्रॉपर्टी। कब तक इसका प्रचार प्रसार करते रहना है? जब तक वो कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बहुजन समाज नहीं होती है, तब तक एबिलिटी टू ड्राइव इंफॉर्मेशन ये होती है फर्स्ट क्वालिटी। दूसरा, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ए इंटेलिजेंस क्लास विल लर्न नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। मींस रिकंस्ट्रक्शन वो कब लर्न होंगे हम, कब कुछ एक्सपीरियंस है, जब हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस करेंगे बाय एजुकेशन प्रोसेस। तीसरा, अडॉप्ट द एनवायरमेंट। डिपेंडिंग अपॉन द अडॉप्ट द एनवायरमेंट मींस परिस्थिति का आकलन करके हम हमारा एक्शन, प्रो-एक्शन उसी तरह से करेंगे जिसके कारण हमारे अंदर एनवायरमेंट को भी चेंज करने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। एनवायरमेंट, यहाँ एनवायरमेंट का मतलब वातावरण नहीं है सहकारियों, एनवायरमेंट का मतलब है all type of atmosphere in the society or all environment. It will be social, it will be cultural, it will be educational, political, religious, मीन्स ये जिसमें हमारा लाइफ जाता है पूरा, that all this is the umbrella of all type of environment. तो adopt the environment, अंडरस्टैंड थॉट एंड रीजन। सहकारियों, हम हमेशा कहते हैं कि हम महापुरुषों को समझने में कम पड़े हैं, इसलिए हम ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का मूवमेंट स्पीडीली एक्सेलरेट नहीं कर रहे, आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। उसका कारण है हम उनके थॉट्स, जब वो थॉट्स कुछ देते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है वो समझने की, हमें उसका एनालिसिस करने की, सोचने की जरूरत होती है। दैट इज अंडरस्टैंड थॉट एंड रीजन। और उसका रीजन क्या है?
समझो, हम आज इंटरप्रिटेशन करते हैं, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, उसका इंटरप्रिटेशन, थिंकिंग, पॉसिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, ये कब आया? जब अंडरस्टैंड, थॉट एंड रीजन, उसका नतीजा है, उसका परिणाम है, वो इंटरप्रिटेशन हमें मिला। एंड ऑल्सो एन एबिलिटी टू यूटिलाइज करेक्टली थॉट एंड रीजन, जब हम उस थॉट को और रीजन को अच्छी तरह से समझते हैं, उसका जो छिपा हुआ अर्थ है, अशोधित शोधन है, वो जब हमें समझता है, तो उसका उपयोग कैसे समाज के लिए किस तरह से हमें करना है, वो जब हम करते हैं, तब जाके ये पूरी क्वालिटीज जब इकट्ठा होती है जिस समाज के ग्रुप में, तब वो क्लास हम कहेंगे दैट इज द इंटेलिजेंस क्लास। मैं ये रिपीट करता हूं, एबिलिटी टू ड्राइव इंफॉर्मेशन, विचारों का प्रसार करना, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन करते करते हमें अनुभव से सीखना है, और अच्छे अनुभव पाने के लिए हमें एलिजिबल बनना है, समर्थ बनना है। अडॉप्ट द एनवायरमेंट, परिस्थितियों का आकलन करके हमारी एक्शन उसी तरह चेंज करते रहना, खुद को चेंज करना, या कभी कभी परिस्थितियों को भी चेंज करने की ताकत बनाए रखना, दैट इज अडॉप्ट द एनवायरमेंट। अंडरस्टैंड एंड रीजन, जो महापुरुषों के थॉट्स है, फुले अम्बेडकर विचार, अशोका द ग्रेट, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महानायक कांशीराम, इन सारे महापुरुषों के, पेरियार रामस्वामी, इनकी विचारधाराओं को अंडरस्टैंड करना, उनके थॉट और उनके पीछे रीजन क्या था, तभी जाके हम ये इंटेलिजेंस क्लास का पार्ट बन सकते हैं। एंड ऑल्सो एबिलिटी टू यूटिलाइज करेक्टली, मीन्स जो हम समझे हैं वो अच्छी तरह से समाज के हित में यूज करना, तब जाके ये इंटेलिजेंस क्वालिटीज जो है वो पूरी तरह से हो जाएगी। पार्ट है, इट मस्ट बी ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंट एंड डिसइंटरेस्टेड टू द कॉज विद। सहकारियों, ये तीन क्वालिटीज जो है, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंट एंड डिसइंटरेस्टेड, ये जो बुक है डॉक्टर बाबा साहब एनालिसिस ऑफ कास्ट, उन्होंने ये तीन क्वालिटीज इस बुक में दी है। ऊपर से दिखते हैं क्वालिटीज, लेकिन ये मनुष्य में, ये हमारे अंदर कब जाके डेवलप होगी, उसी की भी चर्चा आज हम करेंगे। ये टॉप है, ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंट एंड डिसइंटरेस्टेड। द टू कॉज विथ ओपन माइंडनेस, होल हार्टेडनेस, हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फेस the consequences, and also having the scientific research attitude for its probing or resolving। सहकारियों, ये तीन क्वालिटीज के साथ साथ, विच इज बेस्ड ऑन ये चार क्वालिटीज के ऊपर, ओपन माइंडनेस होना चाहिए। ओपन माइंडनेस, हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो समझ है हमारी, उसे हमें ब्रॉड करना है, और ये ब्रॉड करने के लिए हमें थिंकिंग टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए ये चीज क्रिएट करने के लिए, हमारे अंदर ओपन माइंडनेस निर्माण करने के लिए थिंकिंग स्किल इंक्लूड की है पीबीएसपी के सिलेबस में। ओपन माइंडनेस, एंड दीज आर द डायरेक्टिव टूल्स विच विल broadening the our perception, हमारी समझ ब्रॉड करती है, दैट इज ओपन माइंडनेस। होल हार्टेडनेस मीन्स हमारा विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि होल हार्टेडली वी शुड इन्वॉल्व, फुल्ली कमिटेड हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, हमारी वो प्रवृत्ति होनी चाहिए। हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स हमें हमारी जो एक्शन है, हमने कल ही ये डिस्कस किया है, एक्शन एंड प्रो एक्शन, हमारी जो भी एक्शन सोची समझी जो हमारी कृति है, प्रो एक्शन है, उसके परिणाम क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो कॉन्सिक्वेंस होंगे भी अच्छा है, वी विल बी द रिस्पॉन्सिबल, और कॉन्सिक्वेंस अच्छे नहीं भी होंगे तो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हम तैयार होना चाहिए। ये क्वालिटीज जिस समाज में होती है उसे हम इंटेलिजेंस क्लास कहते हैं। और लास्ट जो क्वालिटी है, ऑल्सो हैविंग द साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड। सहकारियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑल्सो हैविंग द साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड फॉर इट्स प्रोबिंग और रिजॉल्विंग मीन्स हमारे अंदर एक साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होना चाहिए, तभी जाके हम मीन्स क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं व्हाइल डूइंग द एक्शन, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढने में कामयाब होंगे। हमारी इफिशिएंसी टू फाइंड द
प्रॉब्लम्स ऑफ वेरियस सॉल्यूशंस हमें मिलेगी. वी विल बी एक्सपर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू कंस्ट्रक्ट द प्रॉब्लम बाय दिस साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड. सहकारियों, तो honesty, independency and this disinterestedness depends on the open-mindedness, wholeheartedness, having responsibilities to face any type of consequence, also having the scientific research attitude for its probing and resolving. तो ये सब सारी चीजें, ये क्वालिटीज, ये जो टर्म्स है, ये समाज के जिस ग्रुप में होती है, जो डिग्निफाइड क्लास में होती है, प्रतिष्ठित वर्ग में होती है, वो वर्ग कहा जाता है बुद्धिमत्ता युक्त वर्ग, यानी कि इंटेलिजेंस क्लास. इंटेलिजेंस क्लास. तो सहकारियों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये आइडिया आई होगी कि व्हाट इज इंटेलिजेंस क्लास. अभी हम ये देखते हैं कि इलाबोरेशन ऑफ ईच टर्म, इसमें जो जो हमने टर्म देखी है वो अशोका द ग्रेट इनके साथ कैसे जुड़ी थी, या अशोका का राज्य मींस वेलफेयर स्टेट क्यों कहा गया कि गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. व्हाट वाज द रीजन? द रीजन इज हिडन इन दिस क्वालिटीज ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस क्लास. नाउ पहला क्वालिटी हमने देखा था, फर्स्ट क्वालिटी वी हैव सीन, दैट इज एबिलिटी टू ड्राइव इंफॉर्मेशन. मींस जो विचारधारा, जो विचारों का प्रचार प्रसार करना. सहकारियों, ये एबिलिटी टू ड्राइव इंफॉर्मेशन अशोका इन्होंने कलिंगा युद्ध के बाद 2 साल के अंदर अंदर ही शिलालेखों के माध्यम से पूरा जो उनका अनुभव था, जो खुद का रिकंस्ट्रक्शन उन्होंने किया था, इंट्रोस्पेक्शन रिकंस्ट्रक्शन किया था, टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस जो किया था, जो 3 प्रतिज्ञाएं ली थी, उसका नतीजा जो भी उनको पता चला वो सब उन्होंने खुद अनुभव किया और अपनी प्रजा को वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, सबको एक अच्छा देने के लिए जो जो दे सकते थे वो उन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से नैतिक मूल्यों को प्रचारित किया, प्रसारित किया. ये एबिलिटी थी जिनके कारण इतना बड़ा जो स्टेट था, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, पाकिस्तान, ये सब इतना बड़ा संभालना एक कुछ इजी थिंग नहीं थी. इसीलिए ये एबिलिटी टू ड्राइव इंफॉर्मेशन उनके अंदर थी और उन्होंने वो सोसाइटी के अंदर भी डेवलप करने की कोशिश की बाय एजुकेशन. लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. अशोका द ग्रेट जब कलिंगा युद्ध होने के बाद वो अनुभव जो उनको मिला, पूरा जो नुकसान हुआ, इतने लोगों की मीन्स मानव हानि हो गई, लोगों का मीन्स उनका जो एक नुकसान था, लोग इतने मर गए युद्ध में विदाउट एनी रीजन. उनके बाद वो जो अनुभव था, उन अनुभव का रिकंस्ट्रक्शन किया उन्होंने, और ये रिकंस्ट्रक्शन कंटिन्यूस होता रहा अप टू हिज लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ. और ये लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी उनके अंदर थी, इसीलिए वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी कर पाए. सहकारियों, हमने कल ही देखा है कि हमारे लाइफ का सेंटर पॉइंट है अनुभव, सेंटर पॉइंट है एक्सपीरियंस. तीसरी क्वालिटी, अडॉप्ट द एनवायरमेंट. अडॉप्ट द एनवायरमेंट. सहकारियों, उन्होंने 3 प्रतिज्ञा ली थी, उसमें तीसरी प्रतिज्ञा, पहली प्रतिज्ञा ये थी कि मैं युद्ध नीति का त्याग करता हूं. एक राजा जब ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं युद्ध नीति का त्याग करता हूं, तब उनके माइंड में कभी ऐसा नहीं आया कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो बाकी के जो भी राज्य है उस दिन में, मींस हिस्ट्री अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हर एक राजा अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए दूसरे राजा को जीत कर मींस वो हासिल करता था उनका साम्राज्य. तब ये राजा ने, अशोका द ग्रेट, इन्होंने ये जो प्रतिज्ञा की थी, उस समय उनको कोई भय नहीं लगा कि अगर मैं युद्ध नीति का त्याग करूंगा तब मेरे ऊपर परकीय आक्रमण होंगे, मुझे हराएंगे या मैं पूरा राज्य गमाऊंगा. ऐसा कुछ उनके मन में नहीं आया. ही अडॉप्टेड द एनवायरमेंट, क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी टू अडॉप्ट द एनवायरमेंट, जिस चीज में परिस्थितियों का आकलन करके आगे बढ़ते रहे ना, दैट क्वालिटी वाज देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट ही सक्सीडेड इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी. इसीलिए वो समाज का पुनर्निर्माण कर पाए. सहकारियों, अंडरस्टैंड थॉट एंड रीजन. अंडरस्टैंड थॉट एंड रीजन. सहकारियों, अगर हम देखते हैं कि इसके पीछे क्या था, इसके पीछे था
understand the thoughts of Buddha and the reason, and because of theory part of the Buddhism, he can construct practically the welfare state of his Ashoka the Great. That was the reason. Means उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी थी विचारों को अंडरस्टैंड करने की, और उसके पीछे क्या क्या रीजन है, जो क्या क्या कोई कारण है, और वो कारण मीन्स समझने की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी उनके अंदर थी। बाद में पांचवी क्वालिटी, एबिलिटी टू करेक्टली यूटिलाइज द थॉट एंड रीजन। मीन्स उनके अंदर मीन्स जो भी उन्होंने ये थॉट समझे, वो थॉट्स वो पूरी तरह से अपने समस्त समाज कल्याण के लिए, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उन्होंने उसका उपयोग किया है। तो पूरी लाइफ भर में उन्होंने खुद के मीन्स फायदे के लिए नहीं, लेकिन समाज के फायदे के लिए, समाज के समस्त कल्याण के लिए उन्होंने प्रयत्नों की पराकाष्ठा की। ये विचारों को समझकर अगर हम तीसरी प्रतिज्ञा के ऊपर गौर करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं समस्त समाज कल्याण के लिए जो भी कुछ करना होगा उसके लिए मैं प्रयत्नों की पराकाष्ठा करूंगा। इसका मतलब यह है कि he have ability to use correctly the thoughts and reason what he understood for the benefit, for the welfare of the society। तो सहकारियों, ये पांचवी जो क्वालिटी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें बहुत कुछ पता है, हम बहुत कुछ जानते नहीं है, लेकिन उसका उपयोग कुछ नहीं है, ना हमारे लिए ना समाज के लिए, तो वो मीनिंगलेस रहेगा, अर्थहीन रहेगा। ये पांचवी क्वालिटी जो भी हमारे पास है वो हमें समाज को देना चाहिए। इन रिटर्न वी विल गेट ऑल द बेस्ट फ्रॉम द सोसाइटी टू यू। दिस इज द प्रिंसिपल। तो सहकारियों, ये सब क्वालिटीज अशोका के पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में थी, इसीलिए ये एक अशोका एक मीन्स इंटेलेक्चुअल से भी बड़ा, और वी कैन से इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस क्लास इज द पार्ट ऑफ अशोका's पर्सनैलिटी। Intellectual intelligence class is the part of personality of Ashoka the Great। Honest, दूसरा पार्ट अगर हम इस इंटेलिजेंस डेफिनेशन का देखते हैं, ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंट एंड डिसइंटरेस्ट। ऑनेस्ट, प्रामाणिकता। अशोका द ग्रेट, इन्होंने, महान अशोका ने जो भी प्रजा के लिए बताया है शिलालेखों में, अगर हम शिलालेखों का, अगर अशोका को हमें जानना है, समझना है, तो हमें उनके जो शिलालेख है, जो भी मिले हैं और मिलते भी रहेंगे, उन शिलालेखों का अच्छी तरह से अभ्यास करना है, उसका एनालिसिस करना है, तब जाके हम अशोका को समझने में कामयाब होंगे, और तब जाके हम सोशल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए इफिशिएंट बनेंगे। सहकारियों, ये जो क्वालिटी ऑनेस्टी, प्रामाणिकता, तो प्रामाणिकता पूरी तरह से अशोका के अंदर भरी हुई थी। इसका रीजन क्या प्रूफ है? तो प्रूफ ये है सहकारियों, ऑनेस्टी, वो खुद का इंट्रोस्पेक्शन करते थे और सीखते थे, खुद का अनुभव का रिकंस्ट्रक्ट करते थे, और इंट्रोस्पेक्शन एट हाईएस्ट लेवल उनके ये तो दिल्ली टोपरा शिलालेख में मींस इंट्रोस्पेक्शन हाईएस्ट लेवल, खुद का कठोर परीक्षण करने के लिए उन्होंने कहा है जनता को। ये कब कहा है? जब उन्होंने खुद उसे अनुभव किया है तभी। और जब तक हमारे अंदर ऑनेस्ट नहीं हम होंगे खुद से और समाज से, तब तक हम अच्छा इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे सहकारियों। और उन्होंने जो समाज को बताया वो पहले उन्होंने खुद के आचरण में लाया और उसके बाद बताया। बल्कि मैं तो ऐसा कहूंगा कि ये सब महापुरुषों की क्वालिटी है, ऑनेस्टी, पहले खुद के आचरण में लाना और बाद में समाज को बताना। This is the measuring scale of all Mahapurush who tried to reconstruct the society। Independent, दूसरी क्वालिटी इंडिपेंडेंट, मींस अशोका अगर हम देखते हैं तो ये क्वालिटी उनके अंदर थी। कैसे थी सहकारियों? तब के जमाने में हिस्ट्री अगर हम देखते हैं, तब जो ब्राह्मण थे ये राजपुरोहित के नाम से जाने जाते थे, राजा को सलाह देते थे। अगर कोई काम करना है तो राजा उनका सलाह लेता था या उनसे विचार विनिमय करके डिसीजन लेते थे। और ये राजपुरोहित को ये मीन्स जो भी ये मनुवादी थे, उनको एक महल के अंदर जाने की परमिशन थी। मीन्स इनके फैमिली में भी उन्हें इंटर करने का मौका मिलता था, और वो मौका वो गंवाते नहीं थे, और वो मौके का फायदा उठाकर ये इस राज्य से उठाकर दूसरा राजा बनाने की भी
कोशिश करते थे। मीन्स दे पहले से कंट्रोल करते थे पूरा राज्य, और ये अशोका ने बंद किया। और यही एक रीजन था, उन्होंने ये जो ब्राह्मण थे, जो राजपुरोहित के रूप में जाने जाते थे, उनकी एंट्री अपने महल में पूरी बंद कर दी। उनका इंटरफेयर करने की जो टेंडेंसी थी उसे पूरा नष्ट किया। और ये एक बड़ा रीजन था कि आफ्टर बृहद्रथ की हत्या के बाद मीन्स ये भिक्षुओं की, सब लोगों की कत्ल की गई बहुत ही गुस्से से। मीन्स ये एक कारण था। और ये कब कर सकता है? जब कोई इंसान इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंटली थिंक करता है, तभी वो ये ऐसी एक्शन ले सकता है अपने समाज के हित के लिए। ये क्वालिटी थी। ये अगर उदाहरण देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि अशोका के अंदर इंडिपेंडेंट क्वालिटी थी, डिसइंटरेस्टेड। ये जो क्वालिटी है ऑफ इंटेलिजेंस क्लास, उस ये भी अशोका में सीमित थी, इंक्लूडेड थी। कैसे? कि अशोका अपनी प्रजा को बोलते हैं कि मैं प्रजा को अपनी संतान मानता हूं और मुझे प्रजा ने अपना पिता मानना चाहिए। ये हमें क्या बताता है? डिसइंटरेस्टेड। मीन्स अगर एक राजा का नेचर तो प्रजा को ज्यादा साम्राज्य बढ़ाना और खुद का हित और प्रजा को तकलीफ, ऐसा होता अक्सर हम देखते हैं, राजा ऐसा होता है। लेकिन महान अशोका, इन्होंने एक अलग सा वेलफेयर स्टेट डेवलप किया था बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी। और दूसरा प्रिंसिपल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें, इसलिए अशोका रिलीवेंट है आज भी, इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्वालिटीज। उनका एक कहना था, उन्होंने अपने शिलालेखों में ऐसा लोगों को कहा है, कम से कम संचय करो, कम से कम स्टोरेज करो, मूल्य मीन्स पैसा या जो वेल्थ है, कम से कम संचय, और कम से कम उसका खर्च भी करना, जितना लगता है उतना ही स्टोरेज करो और धीरे धीरे उसको खर्च करो। तो ये जो प्रिंसिपल बताता है, ये डिसइंटरेस्टेड, एखादा राजा ज्यादा से ज्यादा कैसा मीन्स टैक्स ले सकता है अपनी प्रजा से, वो सोचेगा। लेकिन अशोका, इन्होंने ऐसा नहीं सोचा, जितना लगता है उतना ही लिया, और वो जो लिया वो प्रजा के लिए ही उतने ही प्रोपोर्शन में खर्च किया। तो ये प्रिंसिपल आज भी हमारे सोसाइटी में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं, लागू होता है, इसकी आवश्यकता है सहकारियों। तो ये जो 3 क्वालिटीज थी वो भी अशोका में थी, और these qualities based on ये क्वालिटीज ओपन माइंडेडनेस। तो अशोका में ओपन माइंडनेस होने के कारण ही उनका ये मीन्स हम देखते हैं कि उन्होंने स्त्रियों के लिए अस्पताल, उनका फ्रीडम, तभी मीन्स बिफोर क्राइस्ट 180 के मीन्स 232 263 तक उन्होंने उस पीरियड में मीन्स जानवरों के लिए हॉस्पिटल्स बनाए, जो सड़कें थी वो सड़कों पे वृक्ष लगाए, लोगों को छाया मिले। तो इतना केयर कौन कर सकता है? ओपन माइंडनेस जिसको है वही कर सकता है। होल हार्टेडनेस, द सेम क्वालिटी, होल हार्टेडनेस, पूरी तरह से मीन्स होल हार्टेडली, उनकी जो तीसरी मीन्स प्रतिज्ञा है वो ये होल हार्टेडनेस बताती है। फुल्ली कमिटमेंट, हमने मीन्स प्रयत्नों की पराकाष्ठा करूंगा, होल हार्टेडली करूंगा, जो भी समाज के हित के लिए करना पड़ेगा वो। हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फेस द कॉन्सिक्वेंस एंड मीन्स इसका परिणाम क्या होगा, मीन्स ये इसकी वो चिंता नहीं करते थे, परिणामों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने वाली क्षमता उनके अंदर थी। इसीलिए युद्ध नीति का त्याग करने के बाद भी कोई परकीय आक्रमण नहीं हुआ, ना जो उनके स्टेट में लोग थे, जो प्रजा थी, उन्होंने आंतरिक विद्रोह किया। कम से कम पुलिस बल, उन्होंने अपना साम्राज्य चलाया, अपना वेलफेयर स्टेट मेंटेन किया फॉर लॉन्गर लाइफ, यही एक रीजन था। और ऑल्सो हैविंग साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड फॉर इट्स प्रोबिंग और रिजॉल्विंग। सहकारियों, आज अगर हम बहुत सारी सड़कें देखते हैं इंडिया के अंदर भी और तब पाकिस्तान बाहर भी, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, और जो सड़कें, जो स्टेट आज भारत के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो सड़कें तब पीरियड में अशोका ने बनवाई थी। और जो आज हम आयुर्वेदा बोलते हैं, जड़ी बूटियां जो बोलते हैं, वो तब मेडिसिन तभी ये वैद्य करके इनके जमाने में ये भी डेवलप हुआ था आयुर्वेदा। और ये क्या बताता है, ये उनके अंदर साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड होने का तो नतीजा था। अगर ये नहीं होता तो ये आगे की चीज नहीं समझते थे। और उन्होंने सभी
को एक इक्वल माना और डेवलप करते रहे और कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन वही कर सकता है जिनके अंदर साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड हो सकता है या होता है। और हमेशा प्रोबिंग क्यूरियोसिटी, ये क्यों हुआ होगा, हमेशा इंक्वायरी, हमारा माइंड पल पल एक इंक्वायरी की तरफ सोचते रहना है। दैट इज प्रोबिंग क्वालिटी, प्रोबिंग नेचर, वो हमारे अंदर हमें डेवलप करना होगा। तो सहकारियों, इंटेलिजेंस क्लास की जो भी क्वालिटीज है, सारी क्वालिटीज अशोका द ग्रेट इनके अंदर थी। इसलिए हम कहते हैं कि अशोका की पर्सनैलिटी मीन्स ये इंटेलिजेंस क्लास इज द पार्ट ऑफ अशोका द ग्रेट। मीन्स ये एक पार्ट था, एक छोटा, उससे भी बढ़कर अगर हम कल देखेंगे अशोका की पर्सनैलिटी क्या क्या थी, तब हम ये जो टॉपिक है इसे आपके माइंड में ज्यादा इलेबोरेशन कल मिलेगा। सहकारियों, तो ये इंटेलिजेंस क्लास की डेफिनेशन हमने देखी है। उसके बाद हाउ ये अशोका में सीमित था इंटेलिजेंस क्लास, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्लास। इसमें भी 4 स्टेप्स है, हम एक बार एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स, ये इंटेलिजेंस क्लास फॉर्मेशन कैसे करना है, पहला स्टेप है इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स। उसमें ये सारी बातें आती है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। एफर्ट्स टू अपरूट कास्ट और स्टूपिडिटी, हमें ये इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स किस लिए करना है, ये जो कास्ट का कल्चर है जिसके विक्टिम्स हम बने हैं, या स्टूपिडिटी का कल्चर के विक्टिम्स हम जो बने हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए हमें इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स की जरूरत है। ये कैसे करेंगे, हमारी जो एक्ट है, कृति से एक प्रोसेस बनेगी। प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस बढ़ते जाएगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एंड्यूर, मींस एक कठोर प्रयास, ब्रेन मेंटल वर्क हम उसमें और डालेंगे, और हमारी वर्क एक्टिविटीज बढ़ती जाएगी, हमारी थॉट प्रोसेस डेवलप होती जाएगी। हमने देखा है कल, कंटिन्यूटी विल टर्न्स टुवर्ड द प्रोग्रेस और होती जाएगी, विल बी कन्वर्टेड टू इट आउट विद बैलेंस। आपकी आवाज टूट रही है। ओके सर, हेलो सर। एक्ट हमारी कृति विल कन्वर्ट इनटू द कृति प्रोसेस, एंडेवर यानी कि कठोर प्रयास, ब्रेन मेंटल वर्क और एक्टिविटीज बढ़ती जाएगी, और ये सारी चीजें एकत्रित होके, इकट्ठा होके थॉट प्रोसेस भी डेवलप हो जाएगी, और तब जाके हम पहुंचेंगे एक ऑप्टिमम इंटरेस्ट हमारे अंदर डेवलप होगा। हमारी थिंकिंग प्रोसेस, हमारी अलग अलग एक्शंस, हमारा माइंड ज्यादा यूज होना, मींस जो हमारा मींस सिंपली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस विल रीच अस अप टू ऑप्टिमम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मींस ऑप्टिमम, एक मॉडरेट रेट ऑफ द इंटरेस्ट, ऑप्टिमम एक मॉडरेट रेट पे ऊपर एक इंटरेस्ट डेवलप होना, उसे कहते हैं हम ऑप्टिमम इंटरेस्ट। और ये जब बनेगा तब हमारे अंदर क्वालिटीज निर्माण होगी, कौन सी, ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंट एंड डिसइंटरेस्ट। अगर जब तक ये मूलभूत फंडामेंटल क्वालिटीज है फॉर एक्टिविस्ट और फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। सहकारियों, जब तक हमारे अंदर ये 3 चीजों का निर्माण नहीं होगा, तब तक हम खुद को सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए अच्छे से उपयुक्त नहीं बनेंगे। और अगर हम दिल से या अपनी होल हार्टेडली चाहते हैं कि हम समाज निर्माण करने के लिए कुछ हमारा योगदान दे, कुछ सहकार दे, तब हमें हमारे अंदर ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंट एंड डिसइंटरेस्ट, इन 3 क्वालिटी को अच्छे से भरना है, उससे हमारा पर्सनैलिटी डेवलप करना है, तब जाके हम काबिल होंगे फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन, तब तक नहीं। तो सहकारियों, इसकी आज हमारे अंदर कमी है, इसी के कारण हमारा समाज जुड़ता नहीं है, हमारा समाज इकट्ठा नहीं होता है। जैसा रिकंस्ट्रक्शन चाहते हैं वो रिकंस्ट्रक्शन हम कर नहीं पाते, बिकॉज ऑफ दीज लैक ऑफ दीज क्वालिटीज। और ये जब क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होगी, तब जाके हम काबिल होंगे, एलिजिबल होंगे टू डू
इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स, तब जाके जो हमारा प्रयास रहेगा उसे हम इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स कहेंगे। और ये इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स जब हम करेंगे होंगे, उसका नतीजा होगा फ्रीडम फ्रॉम कल्चर ऑफ कास्ट और स्टूपिडिटी। मींस ये इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर टू escape us, to free us from culture of caste or culture of stupidity or culture of schema। तो ये जो स्कीमा है, इसका एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। स्कीमा, अगर छोटा बच्चा एक डॉग देखता है बचपन में, 1-2 साल का, अगर वो छोटा बच्चा डॉग देखता है और कुछ दिनों के बाद उसके पेरेंट्स उसे फर्स्ट टाइम कुछ प्राणी संग्रहालय में, जू में लेके जाएंगे, फर्स्ट तो टाइगर भी देखेगा उधर या लॉयन देखता है तो उसे लगेगा कि ये डॉग ही है, क्योंकि बचपन में मिस पहले कुछ दिन उसके माइंड में वो डॉग की इमेज बैठी है कि उसके 4 पैर है, एक टेल है, एक हेड है, 2 आंखें है। तो वो शेर को भी देखने के बाद या टाइगर को भी देखने के बाद फर्स्ट टाइम वो समझेगा कि ये उसे 4 पैर है, तो 4 पैर है, 2 आंखें है, एक टेल है, तो यही वो डॉग है। जब अगर वो ऐसा ही समझते रहेगा, उसके पेरेंट अगर कुछ बताएंगे नहीं, तो वो इमेज उसका वही रहेगा। ये है स्कीमा। जब उसके पेरेंट बताएंगे अरे ये टाइगर है, तब जाके वो स्कीमा से बाहर निकलेगा। तब ये मीन्स यहाँ पेरेंट का कहना मीन्स ये इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स है कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो दैट इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स विल मेक फ्री फ्रॉम द कल्चर ऑफ कास्ट, कल्चर ऑफ स्टूपिडिटी और कल्चर ऑफ स्कीमा। तो सहकारियों, ये इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स आज समाज में कम पड़ रहे हैं। और ये क्यों कम पड़ रहे हैं? कि हमारे अंदर ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंट और डिसइंटरेस्ट, ये गुण, ये क्वालिटीज की कमी के कारण है। ये क्वालिटीज कमी क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर एक्शन है, हमारे अंदर कठोर प्रयास नहीं है, हम थॉटफुल एक्शन नहीं करते हैं, हमारी एक्टिविटीज बहुत कम है। इसी के कारण हमारे अंदर ये 3 चीजें डेवलप नहीं होती है। तो सहकारियों, ये इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स बढ़ाने के लिए ये सारे मैकेनिज्म से हमें पास होना पड़ेगा, कृतिशील होना पड़ेगा। दूसरा, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, जब तक हम थिंकिंग स्किल हमारे अंदर अपनाते नहीं है। थिंकिंग स्किल, व्हाट इज थिंकिंग स्किल? थिंकिंग स्किल इज अ ऑपरेसिव स्किल थ्रू व्हिच वी आर एक्टिंग आवर इंटेलिजेंस अपॉन एक्सपीरियंस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जब तक ये हम नहीं करते, तब तक हम इंटेलेक्चुअल फ्रीडम पाने के लिए काबिल नहीं होते सहकारियों। इसीलिए जब तक हम सोचते नहीं है, तब तक इंटेलेक्चुअल ट्रैप का भक्ष बनते रहेंगे। ये इंटेलेक्चुअल ट्रैप क्या है? एक ही तरह से हम सोचते रहना, दूसरे एंगल से कभी ना सोचना। और हमारे समाज का आज तक ऐसा ही होते आ रहा है। वी आर ऑलवेज रिमेन मीन्स विक्टिम्स ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल ट्रैप। अगर ये इंटेलेक्चुअल ट्रैप से हमें बाहर निकलना है, तब हमें सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए महानायक कांशीराम जी कहते हैं कि हमें समझकर समझाना होगा। पहले हमें समझना है और समझकर दूसरों को समझाना है। और अशोका दी ग्रेट, इन्होंने भी ऐसा कहा है कि जो भी कुछ मैं लोगों की प्रगति और कल्याण समृद्धि कर पाया हूं, वो उनको सोच विचार करने वाला बनाकर लाया हूं। ये इसी का नतीजा है सहकारियों। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम से अगर हमें मुक्त होना है, उसे छुटकारा पाना है, तो हमें सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। और हम सोचते सोचते हमारे रास्ते हमारे सामने आएंगे। टू एस्केप फ्रॉम इंटेलेक्चुअल ट्रैप, ये है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। तीसरा, इंटेलेक्चुअल इमेंसिपेशन। इंटेलेक्चुअल इमेंसिपेशन सहकारियों, हमने देखा है कि मनुवादियों ने ये कास्ट को एक रिलीजियस नोशन का कवच दिया है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ रिलीजियस नोशन। तो इससे बाहर हम कब निकलेंगे? इससे बाहर निकलने का ही मतलब है इंटेलेक्चुअल इमेंसिपेशन। इंटेलेक्चुअल इमेंसिपेशन, जब तक हम ये रिलीजियस नोशन से बाहर नहीं आते हैं, तब तक हम कल्चर ऑफ कास्ट से बाहर नहीं आएंगे। और इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल इमेंसिपेशन। इंडिपेंडेंट थॉट और जो हायरार्की सिस्टम है कास्ट सिस्टम में,
जो हायरार्की सिस्टम है कि डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ योर इंटेलेक्चुअल विल बी डिटरमाइंड, ऐसा नहीं है। अगर हायर क्लास में गया तो उसका इंटेलिजेंस हाई होगा, लोअर क्लास में आया तो उसका इंटेलिजेंस कम होगा। नेचर मिस ये सिद्ध हुआ है, यूरोपियन साइंटिस्ट ने इसको सिद्ध किया है, एक टीचर ने, कि इंटेलेक्चुअलिटी इज कॉमन फॉर ऑल पीपल इन द वर्ल्ड ऑन अर्थ और ऑन प्लैनेट। किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज्यादा नहीं। हाँ, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, इंटेलिजेंस का उपयोग हम अपने अनुभव के ऊपर कैसे करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड है इंटेलिजेंस क्वालिटी जो है थिंकिंग स्किल। और इस ये करने के बाद हम कोई बोलते हैं कि ये ज्यादा होशियार है, ये थोड़ा कम है, ये क्रिएटिव है, ये एक्टिव है, अलग कुछ नहीं है। हम वो व्यक्ति, उनका इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि अपने अनुभवों के ऊपर एक्ट करके अपना अनुभव सुधारते हैं, उसे विकसित फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो इसके ऊपर डिपेंड है। तो अगर हमें रिलीजियस नोशन से बाहर आते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ इंटेलेक्चुअल इमेंसिपेशन। चौथा, इंटेलेक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। सहकारियों, रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, जिस स्थिति में हम आज है, ये कोट अगर हम देखेंगे जो दिया, ये भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने दिया है, बट दिस कोट इज गिवन बाय ड्रमन इन एनालिसिस ऑफ कास्ट के बुक में ही दिया है। टू नो ट्रूथ एज अ ट्रूथ एंड अनट्रूथ एज अ ट्रूथ, बुद्धा का एक कोट है, उसके नीचे एक कोट दिया है ऑफ ड्रूमन का, इनका एक कोट है। ही वॉज अ बायोलॉजिस्ट, एच ड्रूमन वॉज अ बायोलॉजिस्ट एंड ही हैज गिवन वन कोट फॉर द सोसाइटी। He will not reason is bigot. He that cannot reason is fool. He that dare reason is a slave. Means तीन डेफिनेशन है। जे मीन्स बायगट मीन्स एक धर्म मीन्स धम्म के लिए पूरा कुछ न सोचना, धम्मों को एज इट इज मानना। He that cannot reason is a, किसी जिसको रीजन ही नहीं है, कुछ कारण बिना कारण ही नहीं है, उसे मूर्ख कहा गया है। और जो रीजन ढूंढने की कोशिश नहीं करता है, रीजन फाइंड आउट करने का साहस नहीं करता है, वो है स्लेव। एंड वी आर विक्टिम्स ऑफ दिस स्लेवरी कल्चर बिकॉज ऑफ द हायरार्की सिस्टम ऑफ द कास्ट इन द सोशल स्ट्रक्चर। अगर इससे बाहर जाना है तो इस स्ट्रक्चर को हमें बदलना पड़ेगा, तो हमें साहस करना पड़ेगा टू फाइंड आउट रीजन क्या है स्लेवरी का। और वो फाइंड आउट करना रीजन मींस खुद को रिकंस्ट्रक्ट की तरफ लेके जाना। और रिकंस्ट्रक्ट कैसा है, एक स्ट्रक्चर से लेके दूसरा स्ट्रक्चर हमें रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर से हमें बाहर निकलकर दूसरा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, दूसरा स्ट्रक्चर, दैट इज इंटेलेक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। तो सहकारियों, ये 4 स्टेप्स एक इंटेलिजेंस क्लास बना सकते हैं, एंड विच इज द वन मेन मिस गोल ऑफ PBSP program as a organization, as a program also. तीसरा सब टॉपिक, इंटेलिजेंस क्लास इज ऑलवेज द सेंटर एंड कंट्रोलर ऑफ माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। सहकारियों, ये एक सेंटेंस बहुत कुछ बता के जाता है। कंट्रोलर अगर हमारा, इसीलिए तो हम स्लेव है। ये जो हायर क्लास, सो कॉल्ड हायर क्लास, आई विल से सो कॉल्ड हायर क्लास इज द प्लेइंग रोल ऑफ दिस इंटेलिजेंस क्लास। एक्चुअली वो इंटेलिजेंस क्लास नहीं है, लेकिन मनुवादी खुद को इंटेलिजेंस क्लास समझते हैं आज भी, एंड दे आर रूलिंग ओवर अस, दे आर एक्सप्लॉइटिंग अस फॉर देयर बेनिफिट, दे आर कंट्रोलर ऑफ आवर माइंड, दे आर कंट्रोल ऑफ आवर माइंडसेट। हमें कैसे, हमारा बिहेवियर कैसे रहेगा, दे आर कंट्रोलिंग थ्रू चेंजिंग थ्रू एजुकेशन बाय वेरियस मीन्स, दे आर चेंजिंग आवर बिहेवियर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। उनको जैसा चाहिए वैसा हमारा बिहेवियर, हम बिहेव कर रहे हैं, वो हमसे वो चीज करवा के ले रहे हैं, राइट? Without our action, we are getting the consequences. So this is not the experience. Yesterday we have seen this. Now, अगर ये पिक्चर हमें बदलना है तो हमें खुद इंटेलिजेंस क्लास बनाना है। तो कौन से फील्ड में, एंड दिस वी आर, ये होता है लॉ ऑफ इमिटेशन से। मींस अगर हम
अलग अलग क्षेत्र देखते हैं, सोशल अगर फील्ड देखते हैं, सोशल में साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, कल्चरल, कस्टम्स, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, आर्ट एंड लिटरेचर, हिस्ट्री, डायरेक्शन ऑफ रिसर्च, ये सब चीजें हमारा एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए ये चीजों में वो एक मनुवादी जो क्लास है, जो खुद को इंटेलिजेंस क्लास कहलाता है, वो हमारा शोषण इन चीजों द्वारा करता है। मीन्स सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है 15%, दे आर 15%, दे आर एक्सप्लॉइटिंग 85%, ये सोशल स्ट्रक्चर है। साइकोलॉजिकल, हमारी साइकोलॉजिकल जो भी बैड क्वालिटीज है, जो हमारा मन का आलस है, जो स्लेवरी की तरफ हमें लेके जाता है, अलग अलग चीजें, हमारे मन में जो ईर्ष्या है, हर एक कम्युनिटी का एक एक कैरेक्टरिस्टिक बना हुआ है सहकारियों। अगर हम समाज का अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, ये पहले नहीं था हमारे अंदर, ये बाद में आया है बिकॉज ऑफ द ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ दिस सो कॉल्ड इंटेलिजेंस क्लास। एजुकेशन, आज की अगर मनुस्मृति वाज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, और तब से जाके आज जो 2020 में आई है एजुकेशन पॉलिसी, एक ही प्रयास रहा है उनका कि भोजनों का बिहेवियर, भोजनों को कैसे यूज किया जाए, कैसे शोषित किया जाए बाय एजुकेशन। इसीलिए एजुकेशन इज अ मेजर टूल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। कल्चरल, हमारा कल्चर ही नहीं है, बट वो उन्होंने ऐसा कल्चर डेवलप किया है कि जिसके कारण हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता रहे, पल पल कंटिन्यूअसली एक्सप्लॉयटेशन इज देयर। कस्टम्स, जो भी रूढ़ी परंपराएं, ट्रेडिशंस है, दे डेवलप हमारा शोषण करने के लिए। इकोनॉमिकल, आज हम देखते हैं इकोनॉमिकली मीन्स ये कैपिटलिज्म बढ़ रहा है सहकारियों, ये मनुवाद, कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म, ये जो चीजें तीन, इसका मुकाबला अगर हमें करना है तो सिर्फ आम्बेडकरिज्म से ही हो सकता है, फुले आम्बेडकरी विचारधारा के साथ ही और अशोका का कंसेप्ट के साथ ही हो सकता है। ये मीन्स मनुवाद यानी कि ब्राह्मणिज्म, कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म, ये तीन चीजें हमारी शत्रु है, उसे हमें कम करने की कोशिश करनी है। पॉलिटिकल, तो देखते ही हम लोग what is the picture of this in the political because of this so called intelligence class. Art and literature, हमें अगर हम हिस्ट्री मिस लिटरेचर देखते हैं तो लिटरेचर में भी कोई कुछ मिस पर्टिकुलरली जिस जैसे हमें रहना है वही लिटरेचर में उन्होंने लिख कर रखा है, जो सत्य है वो छिपाया है और झूठी चीजें हमें बताई गई है थ्रू आर्ट एंड लिटरेचर। इसीलिए पढ़ते समय भी उसका एनालिसिस आम्बेडकरी विचारधारा के साथ करना हमारा काम है सहकारियों। हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री में भी देखेंगे तो सेम हालत है कि गलत हिस्ट्री बताते हैं और सच्ची हिस्ट्री मींस ट्रू हिस्ट्री हमें कभी पता ही नहीं चली। डायरेक्शन ऑफ रिसर्च, रिसर्च का भी दिशा उनका वही है कि हमें यथास्थिति में कैसे रखा जाए, यथास्थिति में हमें हमेशा रखने की कोशिश ये रिसर्च से किया करते हैं। तो अगर इस इंटेलिजेंस क्लास को अगर हमें बंद करना है, इसे अगर अपोज करना है, तो इसका मुकाबला हमें करना है, तो हमें बहुजन समाज का इंटेलिजेंस क्लास करने मीन्स बनाना है। और इसीलिए पीएबीएसपी का गोल है टू फॉर्म इंटेलिजेंस क्लास इन बहुजन समाज, जो बहुजन समाज का दिशा दर्शाता है, दिशा देते रहेगा और एक सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन करेगा, माइलस्टोन बनेगा, और जो सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन होगा उसे हमेशा के लिए मेंटेन करेगा, सस्टेन करेगा। तो सहकारियों, रोल ऑफ इंटेलिजेंस क्लास, वो ये सब चीजें हम चेंज करेंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्लास। ये क्या होगा रोल ऑफ इंटेलिजेंस क्लास? एजुकेशन, एक्चुअल रियल एजुकेशन हम हमारे बहुजन समाज से देंगे। और ये लॉ ऑफ इमिटेशन जो होता था मनुवादियों से, वो लॉ ऑफ मींस इम्यूलेशन करेंगे। इम्यूलेशन इज द अपोजिट वर्ड ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन खुद ब्लाइंडली अनुकरण करना, जो डिस्ट्रक्शन की तरफ हमें लेके जाता है, और सोच समझ के अनुकरण करना वो है इम्यूलेशन, जो हमेशा हमें कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है। तो हम ये इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस क्लास बनने के बाद रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, बाकी का बहुजन समाज इनको फॉलो करेगा, सोच समझ के अपने हित के लिए, उसे हम कहते हैं इम्यूलेशन, इम्यूलेट करेगा। जैसे इम्फती
और सिंपैथी, ये दो शब्द है, वैसा ही इमिटेशन और इमुलेशन। ये इंटेलिजेंस क्लास बाकी के समाज को एजुकेट करेगा, असली एजुकेशन देकर, जिसमें खरा अनुभव, टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस होगा, टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस होगा, वो एजुकेशन, और वही एजुकेशन पीबीएसपी ने देना समाज को चालू किया है सरकारियों। और वो एजुकेशन से क्रिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, ये जो व्यक्ति का निर्माण होगा जो सोशल कंस्ट्रक्शन के लिए काम करेगा। थिंकिंग ने से फ्री फ्रॉम इंटेलेक्चुअल ट्रस्ट, थिंकिंग स्किल समाज को सिखाई जाएगी, थिंकिंग स्किल समाज में अपनाई जाएगी, ओपन टू ऑल। और उसके बाद ये जब हम करेंगे तब सोसाइटी में हायरार्की सिस्टम, हम फ्री फ्रॉम ब्लाइंड फेथ, दुनिया का जो भी दुख है, मिजरी है, वो सिर्फ आता है ब्लाइंड फेथ के कारण। और वो ब्लाइंड फेथ को अगर हम छुटकारा पाते ब्लाइंड फेथ से बाय थिंकिंग, तो हमें वो मिजरी नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा। एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड सुपरस्टिशंस। और तीसरा जो हमारा टूल है कोऑपरेशन, और ये इंटेलेक्चुअल क्लास कोऑपरेशन को प्रचार करेगा अपने बहुजन समाज में, अलग अलग जाति के अंदर, और एक जाति के अंदर भी, इन बिटवीन टू कास्ट, इन बिटवीन द कास्ट ऑल्सो कोऑपरेशन विल गेट डेवलप, और तब जाके कॉमन प्रॉपर्टी बनेगी, कॉमन पोजेशन बनेगा। यस सर, कॉमन पोजेशन, कॉमन प्रॉपर्टी बनेगी, और कॉमन पोजेशन जब बनता है, कॉमन प्रॉपर्टी जब बनती है, तब जाके समाज बनता है। समाज बनने के लिए कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन पोजेशन होना बहुत ही जरूरी है, और ये कन्वर्ट होगा डिग्निफाइड लाइफ में। और वो डिग्निफाइड लाइफ ये प्रबुद्ध भारत है, जो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता के ऊपर आधारित रहेगा। एक सेंटेंस, एक कोट में आपको बताना चाहूंगा मेडलाइन ब्रिजेस का, गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। जो अपने पास अच्छा है, बेस्ट है, वो समाज, दुनिया को देने की कामयाब कोशिश करनी चाहिए, और रिटर्न में आपको दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है वो आपको मिलेगा। तो सहकारियों, समाज के लिए काम करना ये बहुत ही पवित्र काम है, बहुत ही ऑनेस्ट काम है। और इसीलिए मैं आप सभी को एक आह्वान करना चाहता हूं कि ये अभी हमारा ट्रेनिंग सेशन मींस क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, खत्म हो रहा है। उसके बाद आपको खुद को ऐसा तैयार करना है कि हर रोज आप कम से कम मिनिमम 1 घंटा आप ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए काम करोगे। वो काम कैसे करना है, आप खुद समझना है या किसी को समझाना भी है। जितना आप समझ पाए हो उतना आपको दूसरों को भी समझाना है। और आपका जो एनरोलमेंट है, जो डिवोशन है, 3D, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन, ये 3 क्वालिटीज आपके अंदर बढ़ानी है। और ये जब आप कंटिन्यूअसली करते रहोगे, तब जाके आपके अंदर ऑनेस्टी, इंडिपेंडेंट और डिसइंटरेस्टेड, ये क्वालिटीज निर्माण होगी, और तब जाके आपके अंदर व्यक्तित्व का निर्माण होगा, जो सोशल रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम आएगा। ये रहा एक वीक का। और वीक में एक बार आपको एक कम से कम 305 घंटे का आपको एक छोटा सा मीटिंग या केडर कैंप आप ले सकते हो हर संडे। और आपको ऐसा डिसाइड करना है और हमें वो करना है। 3-4 घंटा कम से कम, जितना भी आप ये ट्रेनिंग कोर्स में समझ पाए हो। और अगर कुछ समझना की आप क्यूरियोसिटी रखते हो, तब आप हम किसी को भी कॉल करके, फोन करके, वो हम कम्युनिकेट करके आपकी जो डाउट है, क्वेरी है, उससे पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कामयाब कोशिश करेंगे सहकारियों। तो ये सभी से मेरा आह्वान है कि यू विल बी द ट्रेनर ऑफ PBSP आफ्टर दिस TTC when it will be completed. You have to start। आपको उसी समय एक दिन के लिए कम से कम 1 घंटा कुछ पढ़ना भी है, कभी किसी को समझाना भी है, और वीक में एक बार एक केडर कैंप लेना है सहकारियों। तो आपका ये सहयोग और ये कोऑपरेशन इस मूवमेंट को, ये PBSP प्रोग्राम को मिलेगा। और इसका एक ही लक्ष्य है, वो प्रबुद्ध भारत बनाना। और इसका ये पवित्र काम करने में आपका सहयोग रहेगा। मिस
और ये हम वर्ल्ड को कैसे देंगे हैं? रिस्पेक्टफुल बिहेवियर विथ अदर्स, हमेशा रिस्पेक्टफुली वी हैव टू बिहेव। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, कभी भी हमें प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसको क्रैक करने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप करनी है, रखनी है और मेंटेन भी करनी है। सोर्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड एप्रिसिएशन, हमेशा हम ब्रॉड माइंड होके, नैरो माइंड होके नहीं, ब्रॉड माइंड होके एक्नॉलेज, दूसरों को एप्रिसिएट करना की कैपेसिटी, एबिलिटी हमारे करनी है। मेंटेन पॉझिटिव्ह एटीट्यूड, ये होऊ शकत नाही, ये टेंडन्सी वी हैव टू कन्वर्ट होऊ शकते, ये पॉसिबल है। प्रमोट कंटिन्यूअल कम्युनिकेशन, कंटिन्यूअल कम्युनिकेशन, ये सहकारियों कम्युनिकेशन इतना बड़ा है कि ये कम्युनिकेशन तब तक हमें करता रहना है जब तक वो चीज कॉमन प्रॉपर्टी नहीं बनती है। और इसी के साथ और ये सब हम चीजें करेंगे, अपना सहयोग देंगे, तब जाके हम कह सकते हैं द अशोका's reign will become, it will create the fearless each one। इसका मीन्स अर्थात अशोका का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। Nice. थैंक यू सर, आपने बहुत ही